हमेशा इन सब क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि एमसीक्यू यहाँ से इसलिए दे रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि जब देखो जसुपी मिश्र ने क्या, तो बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा बने हैं, तो आपको देखो उन्होंने क्लियर करके बता दिया भैया इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं एमसीक्यू में। तो 21वां क्वेश्चन को तो नहीं ढूंढ रहे हो, ऐसा मत ढूंढा, इन्होंने सीबीएसई वालों ने फंसाने के लिए ऑप्शन डाला है। अगर गलती से एक ऑप्शन दे देता ना यहाँ पे जम्मू कश्मीर, सारे बच्चे गलत करके आते सीधा जम्मू कश्मीर को टिक लगाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए आर्टिकल कहाँ है, आर्टिकल यहाँ पे 371 पूछ रहा है किसके लिए प्रोविजंस दिया गया है। तो एक चीज बता दूं, 370 सिर्फ आपके जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, इसीलिए एक चीज याद रखना, जब ये 371 आता है तो इसके अंदर में असम होगा, इट मीन्स के अरुणाचल प्रदेश भी होगा, और उसके बाद देखा जाए तो नागालैंड भी आपका माना जाता है, इट मीन्स के आपका उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आगे चला जाएगा। भूटान क्या ना जाएगा, भूटान ग्राम दान आंदोलन, भाई साहब ये आपके मिड टर्म में भी आए हैं, और इस तरह के एमसीक्यू प्रीवियस में हमेशा पूछा गया सीबीएसई के द्वारा। तो अब देख लो एमसीक्यू कैसा है। अगर आपको सीबीएसई ने क्वेश्चंस कहां से उठा के पूछा था, ब्लड लेस रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, अब सोच सकते हो आप लोग कभी, क्रांति मतलब कि रक्तहीन क्रांति किसे कहते हैं। तो बच्चे इसी का तो बात है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्यों बोला जाता है इसे, कि भैया सीबीएसई अनएक्सपेक्टेड है। क्वेश्चंस आपके सामने हुए थे, तो ये रहे इंस्ट्रक्शंस जो सीबीएसई के एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं। इससे पहले जितने भी पेपर हुए एमसीक्यू के, वो सारे आपको इसके अंदर क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोग के सामने जैसे 20 तारीख को सोशल स्टडी का पेपर है, उसी तरीके से जैसे आपको पता है कि शुरुआत के 20 आपके सामने होंगे एमसीक्यू, जो कि एमसीक्यू आपको पता होना चाहिए आपके एनसीईआरटी से ही रिलेटेड एमसीक्यू होगा। और ये क्लास 10th के 20 दिसंबर, इट मीन्स कि परसों, मतलब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपके किस तरह के एमसीक्यू आ रहे हैं। और मैं जब लाइव आया था तो उसमें आपको बताया था कि आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं एमसीक्यू लेके आ रहा हूं जो कि 20 नंबर आपके पूरे हो जाएं, और ये भी पता चल जाए आपको कि जो एनसीईआरटी के बेस पे जो सीबीएसई होती है, सीबीएसई किस तरह का एमसीक्यू को पूछता है। तो ये आपके बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कि ये प्रैक्टिस पेपर दिया गया था जब कोविड के टाइम में हुआ था, ऑल पेपर आपको दिख जाएगा। तो प्लीज़ आप ये सारे एक्सपेक्टेड पेपर हो सकते हैं, ये मत सोचना कि ये आसान क्वेश्चन है नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हुए थे। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो सीबीएसई के एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं। इससे पहले जितने भी पेपर हुए एमसीक्यू के, वो सारे आपको इसके अंदर क्वेश्चंस मिल जाएगा। आपको ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब टाइम का पता नहीं कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट देखना है और साथ में याद करते हुए चलना है। ठीक दोस्त, समझ गए यहाँ पे। तो चलो आगे देखते हैं, सारे क्वेश्चंस को डील करता हूँ क्या क्या है। इसमें खंडों में बटे हुए हैं, इट मीन्स कि आपके जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चे एक चीज़ याद रखना, पहले आप ना वीडियो को क्या करना, पॉज करना और ये देखना क्या आपने ये चैप्टर को रीड किया है या नहीं किया है। अगर आपने रीड किया है, जैसे जैसे क्वेश्चंस बोलूँगा आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाना। नहीं तो ऐसा है आप एक पेज पे लिख लो 1 से लेकर 50 तक, फिर जो आपको लग रहा है आंसर ए है बी है, उतना आंसर पहले आप खुद लगाना, फिर मैं इधर से आंसर करवाऊँगा, फिर आप अपना मैच कर लेना किसके कितने सही हो रहे हैं, फिर बाद में आप कमेंट बॉक्स में डाल देना किसके कितने सही हो गए। ठीक है, ये सही रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं अच्छे तरीके से, आप दिल दिमाग को एक जगह रखना, ध्यान देना, चाहे वीडियो कितनी लंबी हो ये नहीं पता, लेकिन मैं आपको सारे एमसीक्यू करवा दूंगा। आपने देख लिया ऑफिशियल एमसीक्यू हैं सारे बच्चे, तो इन सबों में कोई डाउट मत रखना, आपके सामने जो भी चीज़ है ऑथेंटिक चीज़ है। तो चलो फिर शुरू करते हैं ये सारे क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ूंगा, आपको आंसर देख लेना। अगर आप हिंदी मीडियम के बालक हिंदी में और इंग्लिश कहते हैं इंग्लिश में। पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है, कौन सा विकास के स्तर को संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है। इट मीन्स कि कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। कह रहा है इनमें से चार में से, ये जो 4 ऑप्शन है आपके, इन 4 में से कौन सा विकास का एक स्टेटस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए समुदाय आपका, इट मीन्स कम्युनिटी आपका विकास का कोई भी एक स्टेटस नहीं है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें होंगी, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, स्टॉक होगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज होगा, इट मीन्स कि विकसित संसाधन, भंडार, संभावित, तो आप कम्युनिटी को विकास कर सकते हो। लेकिन कम्युनिटी हमारे
हमारे डेवलपमेंट का कोई भी हिस्सा नहीं हो सकता। इन सबों की वजह से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। सब कुछ स्टॉक है, स्टॉक में आपने बहुत सारी अनाज रख रखा है और समाज में हमारी गरीबी हो रही है, भूखमरी हो रही है, तो आप यहाँ से इसको यहाँ पे इससे सर्वाइव करवा सकते हो। हम इसका स्टेटस बचा सकते हैं, लेकिन ये क्लासिफिकेशन इसका नहीं हो सकता। तो ये पहला आंसर इसका कम्युनिटी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के एमसीक्यू देखे भी गए और आपके सामने ऑफिशियल एमसीक्यू है, तो आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो आप ध्यान से सुनना इसका आंसर क्या होगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है झूम कृषि को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है। इट मीन्स कि बाय व्हाट नेम झूम फार्मिंग नॉन एज द वेस्टर्न घाट। जो कि आप जानते हो ये रहा, ये हमारे जो 2 पार्ट होते हैं, ये हमारे ईस्टर्न घाट होते हैं और ये जो होता है हमारा वेस्टर्न घाट होते हैं, ये गुजरात वाला एरिया होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि जो झूम की खेती होती है वो वेस्टर्न घाट में, मतलब कि पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अखिल क्वा ये कुछ नहीं, इसका आंसर होगा सीधा सीधा सी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके टोटल में से टोटल कितने सही हुए। कुछ दिक्कत लगी ऑप्शन में तो आप वो भी बता देना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कुमारी, मतलब कि जो कृषि झूम कृषि होती है, तो झूम कृषि को वेस्टर्न घाट में हम कुमारी नाम से जाना जाता है। समझ रहे, देखते हैं क्या रहा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण कृषि है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब कि आपके पास में ये रोपण कृषि, इट मीन्स कि आपके पास इसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इनमें से कह रहा है बताओ कौन सा ऐसा फसल है जिसे रोपा जाता है, मतलब प्लांटिंग किया जाता है। ऑप्शन आपका टी भी होता है, ये भी प्लांटिंग किया जाता है, कॉफी भी किया जाता है, रबर भी किया जाता है। एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो ये हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। इट मीन्स कि ये सारे के सारे हम प्लांटिंग एग्रीकल्चर में आते हैं। तो ये टर्म्स देखते जाओ, बेसिक है लेकिन आपको सारे के सारे टर्म्स याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और इंपॉर्टेंट है आपके ज्योग्राफी के हिसाब से। निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार करने में लगभग 1 वर्ष लगता है। Which among the following crops take almost 1 year to grow? It means कि आपके सामने ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ चुका है। शुगर कैन, वीट, राइस, वाटरमेलन। तो क्या आप लोग इसका कमेंट खुद से करके बता सकते हो। चलो मैं आपको ये राइस काट देता हूँ, यहाँ पे वीट भी काट देता हूँ। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर डी है। तो देखते कितने बच्चों का ये आंसर सही होता है, कितने बच्चों ने ज्योग्राफी से पढ़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताओगे कि कौन सा फसल ऐसा है जो 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट ग्रो हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए शुगर केन, मतलब कि गन्ना। ऑप्शन नंबर डी इट मीन्स कि तरबूज। ये आपका होमवर्क है। तो आप सारे क्वेश्चंस करना और इसका होमवर्क कमेंट में जरूर रिप्लाई करना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा पास चाइना। कौन सा है, चाइना, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी इन द वर्ल्ड कौन हो सकता है, ये चाइना, छोटी छोटी आंखों वाला। ठीक है भाई, इनसे अभी भी हमारे अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में धड़प होगी, क्या किसी को पता है। लेकिन इनको यही नहीं पता है कि ये जो हमारे साथ लड़ रहे हैं इनका अंजाम क्या होगा। इसे यही नहीं पता ना मेरे दोस्त कि इसके जैसे चाइनीज़ के जैसे हमारे देश में मोमोज बेचते हैं ये छोटी छोटी आंखों वाला। क्या बताऊं, इनमें से कौन सा एक रेशेदार फल है, मतलब कि फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप कौन सा है आपको आंसर ये बताना है। फाइबर क्रॉप कॉटन भी होता है, जूट भी होता है, हेम्प सन भी होता है, उपरोक्त मतलब सभी। और बहुत सारे बच्चे इनमें से उल्टा सीधा टिक करते हैं। और देख लो सीबीएसई ने क्या पूछ दिया, सिंपल सा फाइबर क्रॉप पूछा है, जो कि इसमें से रेशेदार फसल कौन सा है, रेशेदार फसल कौन सा है। तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए सबके अंदर में रोप होता है, मतलब रस्सी बनती है। तो ये होता हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इनका नेचर समझो सीबीएसई का। और इसके बाद जब आप एमसीक्यू या रीडिंग लगाओ तो कुछ इस क्वेश्चंस को मार्क करके चलो, अपना स्टिकी नोट बना के चलना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट ऑल्सो नोन द ब्लड लेस रेवोल्यूशन। तो अब देखो सीबीएसई ने क्वेश्चंस कहां से उठा के पूछा था, ब्लड लेस रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। अब सोच सकते हो आप लोग कभी, क्रांति मतलब कि रक्तहीन क्रांति किसे कहते हैं। तो बच्चे इसी का तो बात है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्यों बोला जाता है इसे, कि भैया सीबीएसई अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें क्या लगाएंगे, कभी रशियन लगा देंगे, सभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगा देंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन लगाएंगे। क्या मुझे कमेंट कर बताना, क्या आप लोग को पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन लग रहा था या नहीं लग रहा था। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन बिल्कुल गलत है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल गलत है, रशियन। और इनमें से आपका आंसर आ जाएगा भूटान, क्या आ जाएगा, भूटान ग्राम दान आंदोलन। भाई
भाई साहब ये आपके मिड टर्म में भी आए हैं और इस तरह के एमसीक्यू प्रीवियस में हमेशा पूछा गया सीबीएसई के द्वारा। तो अब देख लो एमसीक्यू कैसा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करना दोस्त, ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वही क्वेश्चन करना है, आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको वही क्वेश्चंस मिलता है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जो कि लगता है कि बच्चों के लिए वैल्यूबल है। समझ रहे हो ना बात को। अगला देखो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारे पास यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद में निम्नलिखित निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है। इट मीन्स कि भारत में विभिन्न स्तरों की सरकार, जैसे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, हमारे जो छोटे लेवल के जैसे मान लो ब्लॉक लेवल हो गया वो, तो ये आपके पॉलिटिकल से यहाँ पे सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर आपको रखना है अच्छे से याद कि अगर मान लो हु एक्ट एंड द एम्पायर ऑफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों की आपस में किसी भी तरह की भसड़ हो गई है, इट मीन्स की कुछ दिक्कत हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, कोई भी बात पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है, तो इसका आखिरी फैसला कौन लेगा। तो आप लोग को ये आंसर पता होना चाहिए कि आखिरी फैसला कौन लेगा। बताओ रे कौन लेगा, बताओ कौन लेगा। चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो क्या आप लोगों ने इसका आंसर पहले सही सोचा है? अगर जिसका ऑप्शन देखने के बाद सही होगा कमेंट करके जरूर बताना, समझ गए। तो इसका आंसर होना चाहिए आपके सामने, देखो गवर्नर तो भैया स्टेट के अंदर होता है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, प्रेसिडेंट हमारे अपर हाउस को देखता है, ये बचा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। क्या बचा? सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे बच्चे। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, इसमें दो तरह के होता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट होता है, एक आपका यहाँ पे एससी हाई कोर्ट होता है, एक आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है। समझ गए। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे 65 साल तक के बंदे एज रह सकते हैं, जो मोस्ट सीनियर जज होते हैं। यहाँ पे ये 62 ईयर तक इनकी एज होती है। काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए पॉलिटी में, बट उतना समय नहीं लूँगा आप लोग का। आप लोग को कभी बताऊँगा जब भी आप लोग 11th 12th अगर ह्यूमैनिटी क्लासेस चलेगी चैनल पे, अगर आप चैनल काफ़ी आगे जाते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ की क्लासेस चलेगी। जितने बच्चे आप लोग आर्ट्स लोगे तो आपको हमेशा यहाँ से बेनिफिट चीज़ें मिलती जाएगी। ठीक बच्चे, आगे देखते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। आप लोगों ने पॉलिटिकल पढ़ा है तो आप लोग इसका आंसर तुरंत बता दोगे कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इन दिस देयर इन द इंडिया इज देयर इन इंडिया। भारत में किस तरह की गवर्नमेंट चलती है आप लोग को पता होना चाहिए। यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं चलती, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं चलती, स्टेट भी हमारे पास, ये हमारा चलता है फेडरल गवर्नमेंट, मतलब कि संघवाद। इसीलिए आप लोग के चैप्टर का नाम भी तो रखा गया है संघवाद। समझ रहे बच्चे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या आप लोग को यह आंसर पता था? आप लोग कमेंट करके बताना यस या नो में। समझ रहे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिख रहा है कि स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम डैश पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। कह रहा है एट लीस्ट सीट आर रिजर्व फॉर वीमेन इन लोकल गवर्नमेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आप अगर इस एग्जाम में नहीं आता है तो बोर्ड के लिए बचा के रखना। अब बोर्ड में भी नहीं आता, आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा और ये स्किल्स जरूर बढ़ेगी। तो आप बताओ कितने % ऐसे सीट्स होते हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट महिलाओं के लिए, वीमेंस के लिए क्या करता है, अपने पास सुरक्षित करके रखता है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 33%। कितना होता है? 33%। क्या ऑप्शन में है 33%? अरे ऑप्शन में तो 33% ना है, तो हम देखते 33% नहीं तो ये हो गया 1/3 तो ये होता है 1/3, मतलब कि 1/3 ही हमारा क्या होता है 33% होता है ऑलमोस्ट। समझ गए यहाँ पे। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना, बैंकिंग में आपको काम आएगी जब आप बैंकिंग का मैथ सॉल्व करोगे, कॉमर्स लेके अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो। समझ रहे बच्चे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 11। क्या आ गया? 11। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा हर कंपटीशन में आता है। समझ रहे हो। और सीबीएसई का भी फेवरेट बन गया है ये क्वेश्चन। समझ रहे हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको पता होना चाहिए भारत के संविधान में 22 भाषाओं में से डैश अनुसूची में रखा गया है, मतलब कि 22 लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन डैश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि 22 लैंग्वेज किस शेड्यूल में रखा गया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये हमारा सीधा आंसर हो जाएगा 8, मतलब कि 12 शेड्यूल्स में से 8वें शेड्यूल्स में हमारे इंडियन लैंग्वेज को रखा गया है। समझ रहे बात को। अगर आप लोग चलो इतना ठीक बच्चे, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12 और क्वेश्चन 12 है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों को 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त किया गया है। ये सब तो हमारे पुराने क्वेश्चंस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहीं आप लोग इसमें कभी कश्मीर को तो नहीं ढूंढ रहे हो। 370 आर्टिकल 370 आप कश्मीर को तो नहीं ढूंढ रहे हो, ऐसा मत ढूंढा। इन्होंने सीबीएसई वालों ने फंसाने के लिए ऑप्शन डाला है। अगर गलती से एक ऑप्शन दे देता ना यहाँ पे जम्मू कश्मीर, सारे बच्चे गलत करके आते हैं, सीधा जम्मू
कश्मीर को टिक लगाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए आर्टिकल कहाँ है, आर्टिकल यहाँ पे 371 पूछ रहा है किसके लिए प्रोविजंस दिया गया है। तो एक चीज़ बता दूँ, 370 सिर्फ आपके जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, इसीलिए एक चीज़ याद रखना, जब ये 371 आता है तो इसके अंदर में असम होगा, इट मीन्स के अरुणाचल प्रदेश भी होगा, और उसके बाद देखा जाए तो नागालैंड भी आपका माना जाता है, इट मीन्स के आपका उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले एंट्रेंस में भी बता देना। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 371, मतलब अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को प्रावधान दिया गया है। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ऑल ऑफ द अबव। समझ के बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है। अरे आप लोग कमेंट करके बताओ क्या बोर तो नहीं हो रहे हो, क्या आप लोग बोर हो रहे हो। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको लाइव में भी करवाता, बट मेरे पास उतना सिस्टम नहीं है, वरना देखते आप लोग कैसा काम होता भैया। बढ़िया तरीके से आप लोग एक्सप्रेशन के साथ पढ़ते तो मज़ा आता। चलो कोई बात नहीं, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करो। बस मेरा एक मकसद है किसी भी हालत में आप लोगों तक एक बेस्ट कॉन्टेंट पहुँचना चाहिए, और कभी भी मैं पहुँचा के रहूँगा। बस आप लोग का एक फर्ज बनता है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, अपने स्कूल दोस्त यार में ज़रूर बताना कि अपने फैमिली से जुड़े। समझे दोस्त। चलो अगला 13 क्वेश्चन देखते हैं। अगला 13 क्वेश्चन कह रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से माना जाएगा। कह रहा है जो वेलोनिया क्षेत्र में निवासी मुख्य किस भाषा बोलते थे। इट्स मीन की विच लैंग्वेज इज बीइंग मेनली स्पोकिंग द वेलोनिया। आप जानते हो वेलोनिया जो रीजन था, वेलोनिया रीजन आपके हिस्ट्री में है, आपने देखा है चैप्टर नंबर 1 में होगा यहाँ पे। तो उसमें कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। जो वेलोनिया क्षेत्र थे, वेलोनिया एरिया में कौन सा भाषा बोला जाता था, फ्रेंच भाषा बोला जाता था। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके जाना। देख लो डेप्थ में कैसे क्वेश्चन पूछा गया। अब मैंने ऊपर दिखाया आपको, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर था जो कि प्रैक्टिस सेट के लिए दिया था। ये सारे कलेक्शन मेरे पास पड़े हुए हैं, सारी जो भी सी बेसिक हर एक तोड़ है मेरे पास। समझ गए ना बात को। बस आप लोग शिद्दत से जो कंसेप्ट करवाता हूँ मैथ्स में वो एकदम A to Z करते जो कभी भी टाइम मिले, और यहाँ पे जो करवा रहा हूँ वो तो करके ही जाना। ठीक दोस्त। चलो आप लोग ध्यान से पढ़ते जाओ बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता का अध्वात वितरण नहीं हुआ। इट मीन्स कि अभी तक डिवाइड नहीं हुआ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब कि वर्टिकल पावर इनका डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। आप सबको पता होना चाहिए कि श्रीलंका इसका आंसर होगा। क्या होगा बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने श्रीलंका। तो आप लोग मुझे एक बार बताओ, सिंगले भाषा जो है, सिंगले भाषा और फ्रेंच डच यहाँ पे, तो श्रीलंका में कितने % डच भाषा बोले जाते थे। समझ गए। तो आप लोग के पास ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग मुझे ऑप्शन में जरूर बताना, मतलब कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है, डैसी सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। मतलब कहना चाह रहा है ऑन द बेसिस प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट आर सोर्स ऑफ और पॉलिटिकल पावर्स। मतलब कि हमेशा याद रखना कि जब भी कभी भी पॉलिटिकल पावर की बात आती है डेमोक्रेसी में, सारा का सारा पावर किसके पास होता है, सारा का सारा पावर हमारे पास होता है, जनता के पास होता है, पीपल के पास होता है। क्योंकि हम ही लोग तो क्या होता है ना, हम लोग डेमोक्रेसी कंट्री में हमेशा जनता आगे जाता है। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा, तंत्र, तंत्र मतलब शासन, लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। आपको मैं बता चुका हूँ बहुत बार ऑफलाइन में, अगर कोई बच्चा है सबको याद होगा। डेमो का मतलब होता है आपके सामने पीपल, अक्रेसी का मतलब होता है रूल, मतलब जिस देश में सपोज कि हमारा प्यारा भारत है, ये हमारे प्यारा भारत, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पे हम जनता को द्वारा रूल किया जाता है, क्योंकि हम ही लोग तो उनको आगे प्रमोट करते हैं जो हमारा PMO होते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है थोड़ा सा उल्टा, अब ध्यान से सुनना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब कि विच, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, मेरे बच्चे ध्यान सुनना। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि भैया ये तो बात सच कह रहा है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। इट मीन्स कि आपके जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में आपके पास एग्रीकल्चर आता है यहाँ पे। चलो एक चीज़ बताना, एक ऑप्शन आपके साथ होमवर्क एक और देता हूँ, जो आपका फिशिकल्चर है, फिशिकल्चर मतलब मत्स्य पालन, वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे या तृतीयक क्षेत्र में आएंगे या द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे, कमेंट करके जरूर बताना। प्राथमिक क्षेत्र, इट मीन्स कि पहला ऑप्शन आपका 100% करेक्ट होना चाहिए। आगे देखते हैं ऑप्शन में और
और क्या क्या है समझ गए। यहाँ पे कह रहा है द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक, कह रहा है सेकंड क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। हाँ भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है सेकंड को, क्योंकि आपको पता है सपोज करो ये आपका इंडस्ट्री है, ये आपका किसान है, किसान अपना गन्ना इसको बेचा, इसने सो चीनी बनाया, चीनी मार्केट में लिया है, ये ऑलरेडी आपका सेकंड क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज आपका सेकंड क्षेत्र में आता है। इट मीन्स कि हमें रॉन्ग बताना है, ये अभी भी सही है, ये बी भी सही है, सी देखते। मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्र में आता है। अरे भैया अभी तो यही तो क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ऑप्शन में दे रखा था भैया, चलो ये इसमें नहीं आता। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे ये कौन से सेक्टर में आता है। दूसरा वैसे चला गया, बचा आपके पास प्राइमरी और बचा यहाँ पे ट्राइसी तृतीय क्षेत्र। तो आप लोग को सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि भैया ऑप्शन नंबर सी नहीं, सीधा सीधा प्राइमरी लिखना, प्राइमरी सेक्टर पीएस, प्राइमरी सेक्टर नहीं तो प्राथमिक क्षेत्र। समझ रहे बच्चे। तो आगे कह रहा है बैंक सेवा तृतीय क्षेत्र में आता है। यस ऑब्वियसली ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं इसमें वही सी चीज़ देख रहे हो, प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन है एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, करेक्ट बात करें। सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो इंडस्ट्रियल, करेक्ट बात करें। फिशरीज कैम अंडर, गलत। आप लोग कमेंट करके बता दो किस में आएगा। अब बैंकिंग ऑलरेडी है, ट्राइसरी में ही आता है। जितने भी सर्विसेज हैं आपके ये ट्राइसरी में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास सूचांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। विच अमंग और विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द डेटा ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ज्योग्राफी के अंदर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और सीबीएसई हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को रिलेट करता है, चाहे आपके एमसीक्यू हो और सेशन रीजन हो। तो इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं। समझ रहे हो। तो बताओ कौन ट्रेड कर, कौन इसको, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मेजर करता है। क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अरे बता सकते हो। तो आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। क्या होता है इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ। कहाँ ऑप्शन है इसका, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, ये होना चाहिए सी। क्योंकि मैं डेवलपमेंट नहीं देखा ना, मुझे लगा ये डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के बाद याद आया ये डेवलपमेंट होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम। इट मीन्स की ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब यूएनडीपी। अगर शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा यूएनडीपी, आप याद रखना कि यूएनडीपी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करती है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, देख रहे हो क्वेश्चन कैसे लाजवाब से, जो आपने एनसीईआरटी में रीड करा है उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अब आपको फील आना चाहिए कि भैया अब तो मौज करने वाले हम। तो भैया मौज जब होगी जब ये सारे क्वेश्चन आप दोबारा से एनसीईआरटी से पढ़ोगे। तो भैया रीडिंग लगाओ, रीडिंग। समझ रहे हो ना बात को। इसीलिए मैं आपके सामने ये एमसीक्यू पहले लेके आया हूँ। ठीक है बच्चे। अगला होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी परिवार अपनी लड़की के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है। मतलब कि ऐसा हो, देखो जैसे फैमिली है, फैमिली मान लो एक लड़का है और यहाँ पे मान लो एक लड़की है, तो इनके लिए कैसे डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जितना फ्रीडम इसको है उतना फ्रीडम इनको भी है। चलो देखते हैं। कह रहा अपने भाई जितनी फ्रीडम स्वतंत्रता, ये भी करेक्ट बात माना जाता है। अपने को स्वयं निर्णय ले सकते हैं, ये भी करेक्ट बात है। विदेश में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, हाँ भाई अपनी लाइफ है सबके लिए। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग सब होना चाहिए। आप लोग बताना क्या इस चीज़ से सहमत हो या नहीं हो। इक्वलेंट मिलना, इक्वलिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स मे बी द डेवलप गोल फॉर द गर्ल्स फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली। ये रिच अर्बन क्या भाई, रूरल में भी अप्लाई होना चाहिए। सी गेट एज मच फ्रीडम एज ब्रदर, जितना भाई को उतना बहन को भी होना चाहिए। सी इज एबल टू टेक ऑन डिसीजन, खुद का डिसीजन लेना चाहिए। सी इज एबल टू परस्यू द स्टडी इन अब्रॉड, और विदेशों में जाने का हक होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक बच्चे, ऐसा नहीं लग रहा केबीसी चल रही है। ठीक भाई, चलो 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन आपके सामने है। 19 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए तृतीय क्षेत्र में मैंने जितने भी बताया आपको, जितने भी सर्विसेज आते हैं वो जितने भी आपके मतलब टीचर, डॉक्टर, वकील, बैंकिंग सब उसमें आना चाहिए। चलो देखो, सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने है संचार, कम्युनिकेशन, ये हमारा भाई ट्राइसरी सेक्टर है। बैंकिंग हमारा ट्राइसरी, ट्रांसपोर्टेशन ट्राइसरी, ऑल ऑफ द अबव, ये मतलब ये सारे ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। इन सब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी करते करते चलेंगे। और आप लोग प्लीज़ लाइक नहीं किया कर देना, कमेंट करके तो सारे आंसर जरूर बताना, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि देखो जब समय दे रहे हो तो पूरा कंप्लीटली उसका यूज़ होना चाहिए और बेनिफिट होना चाहिए। सपोज करो ये सारे क्वेश्चन ऑफिशियल है और इस तरह के क्वेश्चन से हमें एक सिर्फ आइडिया मिल रहा है कि भैया इस तरह के क्वेश्चन आपने कराए और डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई ने दिए हैं, तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे। तो एमसीक्यू आप देखना कैसे कैसे, कुछ आपके एमसीक्यू डायग्राम बेस पे भी आएंगे, कुछ चित्र बने हुए भी आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो 20वां क्वेश्चन देखते हैं।
20 क्वेश्चन कह रहा है संदीप को बिना उचित कारक बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता, बताइए वह किस क्षेत्र में कार्य करता है। इट मीन्स कि कह रहा है अगर कोई पर्सन है उसे विदाउट इन्फॉर्मेशन आप उसे जॉब से नहीं निकाल सकते, ये कौन से सेक्टर में जॉब कर रहा है। ये हमेशा आप याद रखना संगठित क्षेत्र जैसे आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है तो इसे आप नहीं निकाल सकते। समझ गए। यहाँ पे असंगठित आपका भाई अनऑर्गेनाइज्ड है, कभी भी निकाल देगा। वर्कर की मतलब कि पैसा कमाए कंपनी के पास आपको निकाल देगा, लेकिन ऑर्गेनाइज मतलब कि जितने भी संगठित है ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो आपको ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। समझ रहे हो बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन है 21 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विचार जोत्सु मेसनी का नहीं था। अब देखो सीबीएसई ने हमेशा इन सब क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है क्योंकि एमसीक्यू यहाँ से इसलिए दे रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि जब देखो जोत्सु मेसनी क्या तो बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा बने हैं, तो आपको देखो उन्होंने क्लियर करके बता दिया भैया इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं एमसीक्यू में। तो 21वां क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विचार जोत्सु मेसनी की नहीं था मतलब नोट कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन रीड केयरफुली, नहीं था। तो कह रहा इटली छोटे छोटे राज्य और प्रदेशों के पाबंदों की तरह नहीं रह सकता, ये बात सही कही थी उसने। कह रहा एकीकरण की ही इटली का मुक्त आधार हो सकता है, मतलब यूनिक मतलब क्या रहता है यहाँ पे एकीकरण हो जाना चाहिए। अगला राजशाही का समर्थन नहीं, राजशाही का समर्थन नहीं करता है, ये रॉन्ग, इसका आंसर हो जाएगा मान लिए सी, वो तो इसके विरोध में था। समझ रहे हैं बात को। अगला क्वेश्चन इसी में देखते, पहले इंग्लिश वाले बाल को कर देते, जिस पे मिसनिस को इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे, सपोर्ट टू मोनार्की, वो राजशाही को नहीं करते थे, मोनार्की मतलब राजाओं का शासन, उनको ये सपोर्ट नहीं करते थे। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अगला जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। मेटरनिक कौन था, आपके हिस्ट्री में पहला चैप्टर पता चल जाएगा मेटरनिक कौन था। अगर आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा है तो इसका मुझे आंसर चाहिए और सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या बहुत इजी सा सवाल है, पहले चैप्टर में बहुत इजी सा सवाल है, आप लोगों ने पढ़ा है तो प्लीज़ आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर भी आपको 2 ऑप्शन यहाँ से हटा देता हूँ। ऑप्शन एक ऑस्ट्रिया का राजा तो था नहीं वो, ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन ये हटा दिया, एक ऑप्शन हटा देता हूँ पर्स मतलब कि पर्सा का राजा, ये भी हटा दिया। कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है भाई, कौन सा, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपके पास में बी है और ऑप्शन नंबर आपके पास में डी है, तो विच वन इज करेक्ट आप लोग मुझे आंसर बताना, ठीक है। इंग्लिश में कह रहा है भैया, ध्यान से सुनो, इंग्लिश में कह रहा है यहाँ पे कि हु वॉज मेटरनिक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए मेटरनिक कौन था। ऑप्शन नंबर ए काट दो, बी काट दो, बचा इनके ऑस्ट्रेलियन चांसलर था या यहाँ पे अपर्सिड प्राइम मिनिस्टर था, तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप लोग आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ये होमवर्क है, सभी बच्चे कमेंट आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 22 करके, ठीक भाई। अगला क्वेश्चन देखो न, क्या यहाँ पे फेडरिक लिस्ट कौन थे, मतलब फेडरिक लिस्ट कौन थे, मतलब फेडरिक लिस्ट में आप लोग को पता होना चाहिए जो फेडरिक लिस्ट था वो एक इकोनॉमिस्ट था। कौन सा था, इकोनॉमिस्ट था। तो फेडरिक लिस्ट जो था एक इकोनॉमिस्ट था। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए तो बता देना, क्योंकि सीबीएसई है, ये घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछ लेगी, आप लोग देखते रहोगे, लेकिन इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपके बचने नहीं चाहिए। समझ रहे हो बात को। इनका भी लेवल डिफाइन कर दिया है, मतलब एमसीक्यू भी आपके लेवल पे पूछ रहा है। ए लेवल मतलब आसान आसान एमसीक्यू आ सकते हैं 20 एमसीक्यू में से, और बी लेवल इसमें भी आपके लेवल घुमा घुमा के दिए। तो सोच रहे हो ये किस लेवल तक क्वेश्चन को लेके जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसे करके चलना, ठीक है। तो 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस चित्र ने जर्मेनिया का चित्र बनाया, मतलब किसने जर्मेनिया का चित्र बनाया, आप लोग को पता होना चाहिए, पहला चैप्टर आप लोगों ने करा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कौन था, फिलिप वेट था। कौन था इसका आंसर, मतलब हु प्रिपेयर्ड द पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया, तो इसका नाम था फिलिप वेट। कौन था यहाँ पे, फिलिप वेट, ये रहा ऑप्शन में ही दिख रहा है यहाँ पे फिलिप वेट। क्या ये सही है नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो फिलिप वेट है, क्योंकि मैंने फिलिप वेट का ही पढ़ा था। एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि फिलिप वेट था या नहीं था। कितना 1834 से लेके 1836 तक के इन्होंने इस बीच में ये पेंटिंग को बना दिया था, ठीक बच्चे। अब देखो यहाँ पे जो खंड बी है, मतलब कि सेक्शन बी, ये भी आपके एमसीक्यू ही है। जैसे आपने सेक्शन ए में जितने भी एमसीक्यू देखा आपने, ये सारे के सारे एमसीक्यू आपके मिक्स थे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये ऑफिशियल पेपर से थे। और ये सेक्शन बी भी आपके जो थोड़े से एक्सपेक्टेड के हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो सीबीएसई इसमें अपलोड करके दिया हुआ है। तो अब आप इसको देखना और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि जो सेक्शन ए है, यहाँ पे सेक्शन ए में आप लोगों का 24 में से कितने सही हुए हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन आप लोग कमेंट करके बताना कितने सही हुए हैं।
ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन कहता है 25वें नंबर का क्वेश्चन है और सेक्शन बी में कहता है किसने कहा था मेसनी हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन है। आप देखा मिड टर्म में इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। किसने कहा था मेसनी हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन है। मेजनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर हु सेड, मतलब मेजनी को यहाँ पे सबसे डेंजर बताया था, एनिमी बताया था। किसने कहा था ये बात आपके देखो नेपोलियन का तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। एनुअल विक्टर 1 2 क्या है ये, कैसे कैसे ऑप्शन दे रहा है, सीबीएसई ऑप्शन देता फंसाने के लिए अच्छा ऑप्शन देता। इसका आंसर हो जाएगा ड्यूक मेटरनिक। किसने दिया था? ड्यूक मेटरनिक ने कहा था मेसनी हमारी सामाजिक व्यवस्था के सबसे खतरनाक दुश्मन है, मतलब मेसनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो आप समझ गए इस तरह के क्वेश्चन आपको करके जाना है मेरे बच्चे, तो ये एक आपके लिए रामबाण का काम करेगा, समझ रहे हो ना यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखो लेंथी क्वेश्चंस बनेगा, ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके। तो देखो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं है। नोट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यहाँ से अगर अपने कंसेप्ट आपके बिल्डअप होंगे तो आप यहाँ से बना के आंसर लेके चले जाओगे और 1 नंबर MCQ से इस क्वेश्चन के पूरे हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर सी एक नहीं है, इट मीन्स कि आपको नहीं। तो हम देखते क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। तो बच्चे यहाँ पे देखो जोसेफ मेसनी अपने लक्ष्य के प्रति प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना की, ये तो भाई यहाँ पे नहीं था, मतलब नहीं है, ये सत्य बात थी। ये प्रधानमंत्री कुवूर ने इटली संघ की स्थापना के आंदोलन नेतृत्व किया, ये भी सही है। 1868 में विक्टर एमनुएल द्वितीय ने स्वयं को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया, ये भी सही है। यहाँ से एक MCQ और बन सकता है। ऑप्शन पे ध्यान रखना, MCQ ऑप्शन से भी बनते हैं। जोसेफ मेसनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन स्थापना किया या नहीं किया, तो आप बता दोगे ये सब, मतलब कि इस तरह में आपने किया है, क्योंकि MCQ बन सकता है इसका यस या नो में। प्रधानमंत्री कुवूर ने इटली संघ की स्थापना की, तो ये भी पूछा जा सकता है इटली संघ की स्थापना किसने की, मतलब समझ रहे हो ना क्वेश्चंस को। आप लोग बाइलिंगुअल पढ़ना। और इसका आंसर ओटोवन बिस्मार्क इटली एकीकरण सुधार थे, नहीं, ये गलते संबंधित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 26 का होगा डी, ओटोमन वाला, इसका कोई भी इससे रिलेशन नहीं था। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट रिलेटेड टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आपको पता चल गया ओटो बिस्मार्क जो था वो मतलब कि आर्किटेक्ट यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये इससे रिलेटेड नहीं था। जोसेफ मेसनी फॉर्म द सेक्रेट सोसाइटी ऑफ डिस्कमिट ऑफ गोल, यहाँ पे कोवर जो था ये प्राइम मिनिस्टर बना था, और यूनिफिकेशन जब इटली का वर्ड था। फिर 1861 में वेक्टर इमोल ने वहाँ पे मतलब कि प्रोक्लेम की थी, यूनिफिकेशन की थी। मतलब क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1804 के नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में सत्य है। इट मीन्स की ट्रू बात बता रहा है। यहाँ पे पहला कह रहा है इसने जन्म पर आधारित विशेषताओं को समाप्त कर दिया, यस सही बात कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है इसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, ये भी सही। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल को सुधार दिया, मतलब कि कम्युनिकेशन ट्रैवलिंग सबसे अच्छा कर दिया। यह सहित फ्रांसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को भी लागू किया, ये भी मतलब इस संहिता को फ्रांसी नियंत्रण के अधीन, मतलब फ्रांसीसी लोगों के पास भी ये चीज़ को ले गया था। ये ऑप्शन हो जाएगा डी इसका करेक्ट ऑप्शन। आपको क्लियर याद रखना है, इट मीन्स कि आपके जो ये वर्ड्स हैं कीवर्ड्स आपके क्लियर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स नेपोलियन सिविल कोड 1804। इस तरह के क्वेश्चंस आपके हाईली एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ करके जाना। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में फंस सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 1804 का आंसर आपको पता चल गया डी है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये बता रहा है यहाँ पे इट टुक अवे द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, सबको खत्म कर दिया था। कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो वाला हिसाब किताब। इट सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, जो भी पुलिस प्रशासन थी सबको अलग अलग काम बांट दिया था, आप ये करोगे आप ये करोगे। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क इम्प्रूव अच्छे कर दिए थे। इट कोड वॉज एक्सपोर्ट द रीजन ऑफ अंडर फ्रेंच कंट्रोल, मतलब इसका जो कंट्रोल मतलब धीरे धीरे फ्रेंच तक भी लेके गया था, मतलब जाना चाहता था वो, तो बेटा किस्मत खराब थी इसकी। ठीक भाई, यहाँ पे समझ रहे हो यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते 28, कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, मतलब कि आपके पास पूछ रहा है ट्रू कौन सा है। तो ये कह रहा है यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है हॉब्स कह रहा है हैब वर्ग समाज में
इतावली समाज विभिन्न राजवंशों में बटा हुआ था, ये ऑप्शन सही है। जोसेफ मेसनी एक एकीकरण इतावली राज्य के लिए विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा रखी, ये भी बात सही है। जोसेफ मेसनी ने यंग इटली नामक की स्थापना की, तो ये पॉइंट आप यहाँ से एक MCQ और बन गया आपके पास कि यहाँ पे मेसनी ने यंग इटली की स्थापना की, तो ये भी एक पॉइंट बन गया। तो ये भी बात आपकी यहाँ पे सही लग रहा है। कह रहा 1861 में क्लेमेंट इटली ने स्वयं को इटली एक सम्राट घोषित किया, पीछे भी हमने क्वेश्चन देखा। तो मतलब कि आपका जो ये है डी, मतलब कि डी ऑप्शन ये भी सही है, इट मीन्स कि 4 ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन में देखते क्या ऑल ऑफ द अबव है या नहीं है। यहाँ पे आपके सामने है ऑल ऑफ द अबव, तो 28 का हो जाता है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। तो अब इंग्लिश में भी देख लो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट कह रहा था, कह रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इटालियन वर द स्टेट ओवर द सेवरल डायनेस्टी स्टेट वेल इन द मल्टीनेशनल हार्बर्स एम्पायर, ये करेक्ट कह रहा है। जोसेफ मेसनी हैड द सॉट टू पुट टुगेदर, ये भी बात से साथ लेके आए थे। और ये पॉइंट आप याद रखना यहाँ पे, जोसेफ मेसनी फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कोल्ड यंग इटली, उसे बोला था, ये बात सही है। 1861 में एमोल्ड जो दूसरा था यूनिफाई किया था, राजा बन गया था, ये भी बात सही है। इट मीन्स कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही माना गया है। समझ रहे बच्चे बात को। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 29। क्वेश्चन 29, यहाँ तक आपने जितने क्वेश्चन देखे ये सारे CBSE के ऑफिशियल क्वेश्चन हैं। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा MCQ के लेवल क्या रखने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस सारे MCQ के क्वेश्चंस को देख लो, अच्छे तरीके से अपने पास संभाल के से रखना, बढ़िया से याद कर लो, एक ही बार में चैप्टर पढ़े हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये भी कमेंट करके बताना कितने कितने सही हुए हैं आपके। चलो 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मिलान की पहचान कीजिए, मतलब कौन सा यहाँ पे सही है, करेक्ट मैच कौन सा है। तो करेक्ट मैच आपको पता होना चाहिए कौन सा है। तो बताओ, बिस्मार्क इटली के थे, नो। मेसनी जर्मनी, नो। कुबूर ब्रिटेन, नो। मेटरनिक ऑस्ट्रिया, ये बात सही है। तो मुझे एक बात आप लोग कमेंट करके बताओगे, जो मेसजनी था ये मेसीजी, ये क्या था मेजनी जो था मेसनी, ये किस देश से थे। तो आप लोग ये भी कमेंट करके बताओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 13 कह रहा है यहाँ पे कि गलत मिलान की पहचान कीजिए, इनकरेक्ट मैच कौन सा है। मतलब करेक्ट के बाद इनकरेक्ट को पूछ रहा है, तेज चल रहा है CBSE, समझ रहे हो बात को। तीसरा क्वेश्चन है गलत मिलान की पहचान कीजिए, कौन सा गलत मिलान है। सारे सही दे रखे हैं, गलत कौन सा है। तो आपको पता चलना चाहिए नवीकरणीय, मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज सोलर एनर्जी है, हम बार बार उसे रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीकरण संसाधन कोयला, ये भी सही है। जैव संसाधन बायोटिक में मेटल्स, नो बायोटिक मेटल्स नहीं होगा। जैव संसाधन चट्टान मतलब अबायोटिक रिसोर्सेज रॉक होता है। एक एग्जाम्पल और बताना मुझे अबायोटिक का, जो आप लोग के कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। समझ रहे हो बात को। तो ऐसे पढ़ो ना, उस लेवल के क्वेश्चंस करो जिस लेवल पे वो हमें वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इस तरह के क्वेश्चंस बनाए, तो ऑब्वियस बात उनका माइंडसेट इन्हीं लेवल पे गया होगा। तो हम उसी लेवल के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। यही तो दूसरे में और आप में और हम सब में फ़र्क है। समझ रहे दोस्त, इस बात पे तो लाइक बनती है। समझ रहे। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, सभी कथन का सत्य बताएं, मतलब कि इसमें कि जितने भी है यहाँ पे संदर्भ में सही बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है। मतलब विच अमंग द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द एरिड सोइल, एरिड सोइल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। टी ऑल ऑफ द बेस स्टेटमेंट करेक्ट होता है, क्योंकि रेड और ब्राउन इन कलर में होता है। सैंडी स्लाइन भी होता है ड्यू टू हाई मतलब ड्राई क्लाइमेट की वजह से टेम्परेचर इवोपरेट करता है फास्टर, जल्दी, और इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आप यहाँ पे एरिड सोइल का भी करके जाना, जिससे कि आपका आंसर कोई गलत ना हो। समझ रहे हो बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो गया 32। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना 32 का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है गलत मिलान की पहचान कीजिए, सही मिलान कौन सा है। कह रहा है जलोढ़ मृदा गन्ने की कृषि की जाती है। और एक चीज़ बता देते, गन्ने की कृषि आपके 1 साल के अंदर हो जाती है। बहुत बच्चों ने कमेंट भी कर दिया होगा। देखो जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, मतलब एलुवियल सोइल किस में होता है, शुगर केन कल्टीवेशन किया जाता है। उसके बाद जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैक सोइल कॉटन के लिए किया जाता है। लेटरेट सोइल कैश्यू के मतलब कैश्यू नट, जो कैश्यू होता है ना,
काजू की खेती के लिए किया जाता है, लेकिन लाल मृदा सेब की खेती के लिए नहीं किया जाता है। इट मीन्स कि आपका ऑप्शन गलत मैच किया हुआ। रेड सॉइल मतलब कि एप्पल कल्टीवेशन, तो ये हो गया आपका रॉन्ग आंसर। ये भी आपको यहाँ से और भी क्वेश्चंस आप सोचो, ये क्वेश्चन देखने के लिए 32वें नंबर का सवाल है। जितने मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, अगर हर एक एक्सप्लेनेशन का एक क्वेश्चन रख दो तो मतलब आपके पास में ये 64 क्वेश्चन यहाँ तक हो जाते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कौन सा किससे मैच होना चाहिए। समझ रहे बात को। तो अगला क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या आप लोग बोर तो नहीं हुए ना? बस एक बार इसी बात पे डंका बजा दो और फटाफट से लाइक बटन को दबा दो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो। समझ रहे हो बात को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में कॉफी उत्पादन के संदर्भ में असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द कॉफी कल्टीवेशन इन इंडिया? मतलब भारत में कॉफी कल्टीवेशन के लिए कौन सी चीज़ को रॉन्ग माना जाता है, कौन सा गलत है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि निम्नलिखित भारतीय कॉफ़ी गुणवत्ता के लिए संसार में प्रसिद्ध है। ये बात सही है, ये करेक्ट माना जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बाबा बुदान की पहाड़ियों में इसका उत्पादन आरंभ हुआ, ये भी सही है। मतलब इट कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदान हिल। ठीक है, यहाँ से एक पता चल गया। जब भी कॉफ़ी की बात आएगी तो आपको आंसर पता होना चाहिए, बाबा बुदान हिल में इसका उत्पादन हुआ था। कह रहे हैं यहाँ पे अरेबिक किस्म की कॉफ़ी आरंभ जापान से लाई गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, ये रॉन्ग बात है। अरेबिक हम ही लोगों ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जानते हो भारत के अंदर में चाय का सबसे ज़्यादा लत होती है। तो ये इस तरह से वहाँ से नहीं, इंडिया में ही उत्पन्न किया गया था। उपरोक्त कथन सत्य ये तो नहीं होगा। ऐसे समझ रहे हो बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये सी चीज़ समझ गए ना आप लोग। इंडियन कॉफ़ी नोन एज द वर्ल्ड फॉर इक्वलिटी, ये सब जानते हो, बट क्वालिटी के लिए जाना जाता है। कल्टिवेटेड इंटू बाबा है, ये भी सही है। तीसरा सही नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 34। समझ रहे हो बात को। तो एक चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आप लोग के पास अगर इस तरह की क्लासेस आप लोग अगर एक और वीडियो चाहते हो तो एक और वीडियो चाहते हो तो आप लोग बस लिख देना इसमें पार्ट 2 और ऑफिशियल के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, लेकिन कमेंट लास्ट तक आना चाहिए आप लोगों का पार्ट 2। और ये क्वेश्चन मैं रखता हूँ यहीं पे, 34वां क्वेश्चन यहीं पे रहता है आप लोगों के सामने है। आप लोग यहाँ से चाहते हो कि 34 से कंटिन्यू हो कि कम से कम 60-59 तक जाए, 20 क्वेश्चन को और कोई ऐड ऑन कर दिया जाए। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कॉमेंट में आप लोग ये पार्ट 2 लिख देना। एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोग को ये डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, अपने दोस्त यार में से स्प्रेड कर देना। अब 20 तारीख को पेपर में जाके आग लगा देना और डंका वहाँ पे बजा देना। ठीक दोस्त, चलो थैंक यू सो मच।